तो देखिए हमारा जो आज का जो रिवीजन क्लास है वो ये है, जैसा कि सामने लिखा हुआ भी है 1858 का अधिनियम। ठीक है, 1858 का जो अधिनियम है मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये आपके लगभग 2 सब्जेक्ट आप जब पढ़ोगे तब उनमें दोनों में दिखाई देगा। अगर पॉलिटी की किताब उठा कर देखोगे तो पॉलिटी के स्टार्ट में मिलेगा, और हिस्ट्री में जाकर देखोगे तो आधुनिक भारत के इतिहास में लास्ट में मिलेगा। ठीक है, तो मेरा कहने का अर्थ सिर्फ ये है, बस ध्यान से सुनना है पूरे कॉन्सेप्ट को, और गारंटी है कि आज के बाद 1858 से तो सवाल कभी गलत होगा नहीं। देखिए 18, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि जो कोई भी एक्ट आते थे उस समय अंग्रेजों के समय में, वो कुछ ना कुछ प्रावधान लाते थे। कोई भी अगर एक्ट आते थे तो वो कुछ ना कुछ अपने प्रावधान लाते थे। क्लियर? ऐसे ही इसके तहत भी कुछ प्रावधान आए, और ये महत्वपूर्ण क्यों है? सबसे बड़ी बात है ये महत्वपूर्ण क्यों है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है स्टूडेंट कि जो इससे पहले जो एक्ट आया वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया अंतिम चार्टर एक्ट था, जैसा कि मैंने लास्ट पढ़ाया 1853 का चार्टर एक्ट। बात समझिए, यानी कि अगर आपसे कभी सवाल ये पूछे ना एग्जाम में कि अंग्रेजों के द्वारा लाया गया जो अंतिम चार्टर एक्ट था उसका नाम क्या था, तो वो होता 1853 का चार्टर एक्ट। बट उसके बाद अगर जब 1858 का अधिनियम आया तो इससे सारी चीज़ें बदल गई। पहला पॉइंट आप याद रखेंगे जो एग्जाम में आएगा, क्योंकि मैं पॉइंट वाइज पॉइंट इस पर बात करूंगा। इस अधिनियम ने प्रत्यक्ष रूप से जो इंडिया का जो शासन प्रशासन है वो अपने हाथ में ले लिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। मैं थोड़ा लैंग्वेज भी बदलने का प्रयास करूंगा, थोड़ा समझना है। 1858 के अधिनियम के द्वारा ब्रिटेन सरकार ने प्रत्यक्ष रूप से शासन भारत का अपने हाथ में ले लिया, जबकि इससे पहले इनडायरेक्टली चल रहा था बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से। 1858 के अधिनियम के द्वारा हम ऐसा कह सकते हैं कि जो ब्रिटेन की महारानी थी उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन प्रशासन है उसे समाप्त कर, उसकी जो पावर ही उसे समाप्त कर, टोटल पावर अपनी किसके हाथ में ले लिया? अपने हाथों में। फिर आप सोच रहे होंगे कि फिर चेंजेस क्या आया। देखिए चेंज क्या आया। पहले इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक भारत परिषद बनाई, और भारत परिषद में एक राज्य सचिव बनाया। और पहले राज्य सचिव जो बने 1858 के एक्ट के द्वारा, जो पहले राज्य सचिव बने वो थे लॉर्ड स्टैनली। लॉर्ड स्टैनली, क्लियर? पहले, और लॉर्ड स्टैनली जो थे उनके सहायता के लिए 15 सदस्यीय पैनल उन्होंने और भी बनाया, और उन 15 सदस्यों में से 8 की नियुक्ति तो महारानी द्वारा और 7 की नियुक्ति होती थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा, सॉरी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा, निदेशकों के द्वारा। क्लियर? यानी कि ये जो परिषद ही अपना निर्णय बहुमत से लेती थी। अब ध्यान से सुनना कि एग्जाम में आपसे क्या पूछेगा कि भारत परिषद में कुल कितने सदस्य थे। तो देखो कुल के मामले में तो एक लॉर्ड स्टैनली भी हैं और 15 सदस्य और भी हैं, तो वैसे तो 16 हो जाएंगे, बाकी अन्य सदस्य 15 थे। इन सदस्यों की नियुक्ति किसने की, ये आपसे कभी पूछा जा सकता। याद रखना, नियुक्ति तो की थी 8 की महारानी ने, और जबकि 7 की डायरेक्टरों के द्वारा। लेकिन ये सवाल थोड़ा सा बदल के आ सकता है कि इनको हटाने का अधिकार किसको था। इनको हटाने का अधिकार ब्रिटिश संसद को था। ये बात बहुत बेहतरीन है जो याद रखनी है, एग्जाम में पूछेगा। 1858 के अधिनियम के द्वारा एक महत्वपूर्ण बात ये रही, ये बात सभी बच्चे सुन लें। 1858 के अधिनियम के द्वारा एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि जिसको पहले हम गवर्नर जनरल कहते थे, जिस व्यक्ति को, उसको अब एक नया नाम दे दिया गया वायसराय। और ये बात याद रखनी है, वायसराय के साथ नाम ही नहीं नया दिया गया,
उसके काम भी चेंज कर दिए गए। जैसे उदाहरण के लिए इतना समझें सिर्फ, पहले गवर्नर जनरल जो था डायरेक्ट भारतीय शासन प्रशासन को देखता था, जबकि जब गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया गया, तब गवर्नर जनरल को अब भारत सचिव जो है, यानी कि जो राज्य सचिव है लॉर्ड स्टैनली, उनके अंडर काम करना पड़ता था। यानी कि हम कह सकते हैं प्रतिनिधि के रूप में काम करते थे। कौन? गवर्नर जनरल, जब वायसराय बनाए। तो ये भी सवाल कभी आपसे हो सकता है कि 1858 के द्वारा गवर्नर जनरल का नाम बदल कर क्या कर दिया गया? वायसराय। और साथ ही साथ याद रखना, ऐसा पहले व्यक्ति बने लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि उस समय कौन थे गवर्नर जनरल? वही थे। क्लियर? दूसरा ये याद रखना है कि 1858 के अधिनियम के द्वारा दोहरी शासन प्रणाली समाप्त कर दी गई। क्लियर? क्योंकि आपसे पूछेगा कि क्या हुआ दोहरी शासन प्रणाली, क्योंकि पहले 2 लेवल पर चल रही थी। अब आपसे ये साइड से हमेशा याद रखना है कि जो दोहरी शासन प्रणाली ही वो समाप्त कर दी गई 1858 के अधिनियम के द्वारा। और चूंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया कि दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करके जो सारा प्रशासन शासन था वो महारानी ने अपने हाथ में ले लिया। तो उसी को हम दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हैं प्रत्यक्ष रूप से अपना जो इंडिया का जो शासन है वो अपने हाथ में ले लिया, जबकि पहले इनडायरेक्टली था। क्लियर? इसके अलावा अगर हम बात करें जो 1858 का अधिनियम है, कई बार इसकी डेट पूछ ली जाती है कि ये कब पारित हुआ। तो आप याद रखेंगे 2 अगस्त 1858 को ये पारित हुआ। और जिस समय ये पारित हुआ उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो थे वो लॉर्ड डर्बी थे। लेकिन जिस समय ये विधेयक के रूप में आया, विधेयक जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं बिल, जिस समय आया उस समय प्रधानमंत्री थे लॉर्ड पॉमिस्टन, जो कि कई बार परीक्षा में आता है। 1857 की क्रांति के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड पॉमिस्टन ही थे उस समय। ठीक है? इसके अलावा अगर मैं बात करूं इस 1858 के एक्ट की, तो देखिए महत्वपूर्ण बात और क्या है। जो 1858 का एक्ट था उसके तहत क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हुई, जरा ध्यान देंगे। जो भारत सचिव थी, भारत परिषद थी सॉरी, उसमें एक राज्य सचिव है लॉर्ड स्टैनली प्लस उनके सदस्य थे। उनको वेतन की जो व्यवस्था ही वो भारतीय राजस्व से देने की बात कही गई। यानी कि देखो लोग उनके हैं, लेकिन वेतन कहाँ से दिया जाएगा? भारतीय राजस्व से। क्लियर? साथ ही साथ 1858 के अधिनियम के द्वारा यह भी कहा गया अंग्रेजों के द्वारा कि भारतीय राजा स्वतंत्र रहेंगे, जो भारतीय राजा हैं वो स्वतंत्र रहेंगे, लेकिन वे अंग्रेजी शासन को स्वीकार करेंगे। बात तो वही के वही रही। ध्यान से सुनना, देखो किस तरीके की बात कही। ये भी प्रावधान हुआ, उन्होंने कहा भारतीय राजा स्वतंत्र रहेंगे, लेकिन अंग्रेजी शासन को स्वीकार भी करेंगे। तो ये फिर स्वतंत्रता कहाँ रहेगी? वो तो बात वही रही घूम फिर के। ठीक है? तो कभी एग्जाम में ये आ सकता है, बहुत बढ़िया सवाल है कि किस अधिनियम के द्वारा ये कहा गया था अंग्रेजों के द्वारा कि भारतीय राजा स्वतंत्र रहेंगे, जो भी रियासत वगैरह राजा हैं वो स्वतंत्र रहेंगे, लेकिन अंग्रेजी शासन को स्वीकार करना पड़ेगा या स्वीकार करेंगे। 1858 का अधिनियम। और एक शानदार बात जो बहुत ज़बरदस्त बात है, 1858 लास्ट बात, यानी कि इस पॉइंट्स की लास्ट बात, 1858 के अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने एक बात और कही, वो ये ही कि जो 1857 का जो विद्रोह हुआ, जो कि बहुत फेमस विद्रोह है, आप सब जानते ही। 1857 का जो विद्रोह हुआ, चूंकि उसी के बाद 1858 का अधिनियम भी आया, तो 1857 के विद्रोह में उन्होंने, अंग्रेजों ने, चूंकि बहुत सारी लड़ाई हुई और बहुत लोग वहाँ मारे भी गए, है ना। तो 1857 के विद्रोह में जो लोग शामिल थे, अंग्रेजों ने कहा कि अंग्रेजी राज में, देखो उन्हें तो माफ़ कर दिया जाएगा जो लोग मतलब उस विद्रोह में शामिल थे, भारतीयों को बोला गया। आपके नहीं समझ में आ रही है तो मैं एक लाइन में से ऐसा बोल के बता रहा हूँ। 1858 के एक्ट के द्वारा अंग्रेजों के द्वारा यह कहा गया कि जो लोग 1857 के विद्रोह में भारतीय लोग शामिल थे उन्हें तो माफ़ कर दिया जाएगा,
लेकिन उन्हें माफ़ नहीं किया जाएगा जिन्होंने अंग्रेजी शासन में रहकर अंग्रेज़ों की हत्या की है। मतलब उन्हें माफ़ नहीं किया जाएगा जिन्होंने अंग्रेजी शासन के अंतर्गत रहते हुए या कह दो उनके अंतर्गत सरकारी नौकरी करते हुए अंग्रेज़ों की हत्या की है, उन्हें माफ़ नहीं किया जाएगा। तो 1858 का अगर हम हिसाब किताब देखें तो ये एक ऐसा अधिनियम था स्टूडेंट कि इसने, आप ऐसा कह सकते हैं कि जो देखिए चूंकि शासन तो ब्रिटेन का ही था ऊपर भारत के, लेकिन इसे आप इस एंगल से देख सकते हैं कि 1858 के अधिनियम के द्वारा ब्रिटेन सरकार ने प्रत्यक्ष रूप से भारत पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। ब्रिटेन सरकार ने प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण स्थापित कर लिया था। इससे पहले इनडायरेक्टली था, नियंत्रण ब्रिटेन का ही था बट इनडायरेक्टली था। जैसा कि आप जानते होंगे, ब्रिटेन सरकार, फिर आगे क्या था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, फिर आगे क्या था, गवर्नर जनरल, और यानी कि फिर ईस्ट इंडिया कंपनी। बात समझ में आया? तो ये चीज़ें याद रखनी है। मैंने इसमें कोशिश की आपको कुछ बेहतरीन पॉइंट्स बताने की। हमेशा याद रखना है, गजब के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें और अपने जो सुझाव हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।